हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। इसमें क्लास 6 to 12 तक के हिस्ट्री को अच्छे से कवर किया गया है। आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधियां। अध्याय 31 है। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को कवर करेंगे। तो सामान्य परिचय, स्थापत्य, मुगल कालीन स्थापत्य, चित्रकला, भाषा और साहित्य, मुगल कालीन साहित्य और संगीत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इस काल में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य और संगीत के क्षेत्रों में जिन परंपराओं की स्थापना हुई, उन्होंने एक प्रतिमान यानी मॉडल का सूत्रपात किया। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस सांस्कृतिक विकास के क्रम में भारतीय परंपराओं का मुगलों के द्वारा इस देश में लाई गई तुर्की ईरानी संस्कृति के साथ मिश्रण हुआ। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों ने अनेक प्रकार से इस सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। स्थापत्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुगल शासकों ने किलों, राजमहलों, दरवाजों, सार्वजनिक इमारतों, मस्जिदों, बाउलियों आदि का निर्माण करवाया था। बाबर बगीचों का बहुत शौकीन था। उसने आगरा और लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए थे। शेर शाह ने स्थापत्य कला को नया आयाम दिया, नया रूप दिया। सासाराम, जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ पे उसका प्रसिद्ध मकबरा और दिल्ली के पुराने किले में उसकी मस्जिद स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। कुछ मुगल उद्यान जैसे कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग और पंजाब की तलहटी का पिंजौर बाग आज तक यथास्थिति में है, उसी तरह है जिस तरह से बनाया गया था। अकबर के आरंभिक शासनकाल में दिल्ली में बनवाए गए हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्व सूचक माना जा सकता है। तो देखिए, हुमायूं का जो मकबरा है, ये संगमरमर का एक विशाल गुंबद के कारण विख्यात है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के अपने पति के मृत्यु के 8 वर्षों के बाद 1564 ईस्वी में आरंभ करवाया था। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने मृत्यु के 8 वर्षों के बाद 1564 ईस्वी में इसका आरंभ करवाया गया था। हुमायूं का जो मकबरा है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की प्रिय पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया। दोहरी गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ। वैसे भारत में पहला बाग युक्त मकबरा है, वो है सिकंदर लोदी का मकबरा, याद रखिएगा। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घरानों के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा सिको, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफी उदरजात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख है। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। इस मकबरे की नक्काशी फारसी शिल्पकार, याद रखिएगा, मलिक मिर्जा गयास ने तैयार की थी। किसने? मलिक मिर्जा गयास ने। यह हुमायूं के प्रति श्रद्धांजलि का प्रतीक माना जाता है। यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित भारतीय स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1572 ईस्वी में एक राजमहल शाह किले का निर्माण आरंभ किया। राजमहल शाह किले का फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर का सबसे सुंदर भवन संरचना वह है जोधाबाई महल। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैलियों की कई इमारतें शामिल थी। इनमें गहरी गुफाओं, छज्जों और सुंदर छतरियों का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, अकबर ने आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों स्थानों में किए गए निर्माण में व्यक्तिगत रुचि ली। दीवारों और छतों में सजावट के लिए प्रयोग की गई चमकीली नीली टाइलों में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जा सकता है। और इसमें सबसे सुंदर इमारत यहाँ की मस्जिद और उसका विशाल प्रवेश द्वार है, यानी बुलंद दरवाजा है। यह मस्जिद अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाई गई थी। यह दरवाजा अर्ध गुंबदीय शैली में बना हुआ है।
जहांगीर के काल में कश्मीर में शालीमार बाग तथा निशात बाग का निर्माण हुआ था। किसके काल में? जहांगीर के काल में। तो शालीमार बाग कश्मीर में है और निशात बाग कहां पे है? कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, कश्मीर में शालीमार बाग और निशांत बाग का निर्माण हुआ। ठीक है। जहांगीर ने लाहौर में स्थित मोती मस्जिद, अनारकली का मकबरा और जालंधर में स्थित सराय का जो है निर्माण करवाया था। और जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में अगर बात करें तो केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन जो है आरंभ हुआ। और इस तरह से मतलब कि फूल पत्तियों आभूषणों से सजाने की जो चलन था, इस पद्धति को पित्रादूरा कहते थे। तो याद रखिएगा, पित्रादूरा। शाहजहां के शासनकाल में यह पद्धति है पित्रादूरा का और भी लोकप्रिय हो गई। उसने ताजमहल में इसका व्यापक जो है प्रयोग किया। ताजमहल में मुगलों के द्वारा विकसित सभी स्थापत्य शैलियों का सुंदर सामंजस्य हुआ है। मुमताज महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम के मृत्यु 1631 ईस्वी में 14वें बच्चे गौहर आरा बेगम की प्रसव पीड़ा के दौरान जो है बुरहानपुर में हुई थी। उसी की कब्र पर शाहजहां ने उसकी स्मृति में जो है ताजमहल बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है ताजमहल। 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ हुआ। इसको डिजाइन करने वाला, बताइए, इसको डिजाइन करने वाला जो कलाकार था उसका नाम क्या था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। यह प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। और जिसको शाहजहां ने, यानी उस्ताद अहमद लाहौरी को शाहजहां ने नादिर उल उश्र की जो है उपाधि दी थी। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला जो है अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट नमूनों में से पहला जो है आगरा के किले की मोती मस्जिद, जो ताजमहल की तरह जो है संगमरमर की बनी हुई है। दूसरा लाल बलुई पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है, जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और कई गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर जो है शाहजहानाबाद नामक नगर जो है इस नगर की स्थापना की थी। और ये 7वां नगर था और उसने अपने साम्राज्य की जो है यहाँ जो है राजधानी बनाया शाहजहानाबाद। यह लगभग 9 वर्षों में तैयार हुआ था। इसका निर्माण कार्य हमीद और अहमद शिल्पकारों के संरक्षण में संपन्न हुआ था। हमीद और अहमद नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, मुगल कालीन जो स्थापत्य है, आपको याद रखना है कि किसके शासन काल में जो है बना था और कहां पर बना था। जैसे शेरशाह का जो मकबरा है ये सासाराम बिहार में है और शासक शेरशाह था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, शासक हाजी बेगम थी। जहांगीर महल जो है यह फतेहपुर सीकरी में है, शासक अकबर था। जहांगीर महल यह आगरा में है, इसके शासक अकबर था। अकबरी महल यह आगरा में, शासक अकबर था। आगरा का किला यह भी आगरा में है, शासक अकबर था। दीवान ए आम और दीवान ए खास, याद रखिएगा, दीवान ए आम और दीवान ए खास क्या है, इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। दीवान ए आम ये फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था और इसके शासक अकबर, और जो दीवान एक खास है ये भी फतेहपुर सीकरी में ही है और इसके शासक अकबर था। देखिए, पंचमहल जो है या हवा महल ये फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है और इसके शासक अकबर थे इस समय। मरियम महल बताइए किस शासक के द्वारा बनाया गया है, तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में। जामा मस्जिद अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में। तुर्की सुल्तान का महल जो है अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा जो है यह भी अकबर के द्वारा बनवाया गया फतेहपुर सीकरी में। और अकबर का जो मकबरा है यह जहांगीर के द्वारा बनवाया गया है सिकंदराबाद में। और एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया है। जहांगीर का मकबरा नूरजहां के द्वारा जो है शाहदरा यानी लाहौर में। दीवान ए खास और दीवान ए आम शाहजहां के द्वारा जो है आगरा में बनवाया गया है। तो याद रखिएगा, दीवान ए खास, दीवान ए आम ये दोनों आगरा में है और शाहजहां के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। शीश महल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है, ये आगरा में है। खास महल ये भी शाहजहां के द्वारा आगरा में। नगीना मस्जिद ये भी जो है शाहजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया है। जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा आगरा में। मच्छी भवन शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है, आगरा में है। और लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ये जो लाल किला है ये दिल्ली में है। मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है, आगरा में है। जहानाबाद शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया है, दिल्ली में है।
और जामा मस्जिद शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था दिल्ली में। ये जामा मस्जिद है, दिल्ली का जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दीवान ए आम और दीवान ए खास ये भी दिल्ली में है, ये दोनों दिल्ली में है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। फतेहपुर सिकरी नामक स्थल जो है आगरा जिले में अवस्थित है और 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध के दौरान बाबर इस स्थल पर प्रथम बार आया और युद्ध जीतने के बाद इस स्थल को सिकरी नाम दिया। अकबर ने 1571 ईस्वी में जो है इसे अपनी राजधानी बनाया था। अकबर ने 1571 में इस अपना राजधानी बनाया, याद रखिएगा। फतेहपुर सिकरी का निर्माण 14 से 15 वर्षों में हुआ था और इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान ए आम, दीवान ए खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा और बीरबल का महल इत्यादि है। ठीक है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण 14 से 15 वर्षों में हुआ था। अकबर का मकबरा एकमात्र गुम्बद विहीन मकबरा है, यानी इस मकबरे में गुम्बद नहीं है, गुम्बद विहीन है। एतमाउद्दौला के मकबरे में पित्रा का प्रयोग हुआ है। यह ईरानी शैली में निर्मित है। ताजमहल की सबसे आकर्षक विशेषता विशाल गुंबद और छिणकाए मीनारें हैं जो चबूतरे को मुख्य इमारत से जोड़ती हैं। औरंगजेब ने हरियाणा में पिंजौर बाग का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने लाहौर की बादशाही मस्जिद तथा रबिया उद दौरानी का मकबरा जो ताजमहल की फूहड़ नकल है, उसकी जो है खराब नकल है, इसका निर्माण करवाया था। इसे दक्षिण का जो है ताजमहल भी कहा जाता है। तो दक्षिण का ताजमहल किसको कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद चित्रकला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुगल चित्रकला शैली में याद रखिएगा भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का सम्मिश्रण है। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति हमजानामा है। क्या है? हमजानामा। हमजानामा एक दुर्लभ पांडुलिपि है जिसमें लगभग 1200 चित्र हैं। चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। ठीक है, एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने चित्रकला में नए विषयों का समावेश किया, प्रवेश किया, जैसे याद रखिएगा दरबार, शिकार और युद्ध के दृश्य आदि। कुछ प्रांतीय राज्यों जैसे मालवा और गुजरात ने भी 15वीं सदी में चित्रकला को प्रश्रय दिया था। हुमायूं ईरान से 2 चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद को अपने साथ लाया था। तो हुमायूं ईरान से 2 चित्रकार लाया था, नाम था मीर सैयद अली और अब्दुस समद। हुमायूं ने सैयद अली को नादिर उल उस्र तथा अब्दुस समद को सिरी कलम, ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है, हुमायूं ने सैयद अली को जो है नादिर उल उस्र और अब्दुस समद को सिरी कलम की उपाधि दी थी। चावल के दाने पर चौगाना का दृश्य अंकित करने पर इसे ये उपाधि दिया गया था। अब्दुस समद की कुछ कृतियां जो है गुलशन चित्रावली में संकलित है। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन कौन? दसवंत और बसावन। फारसी कथाओं को चित्रित करने के अतिरिक्त चित्रकारों को शीघ्र ही महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना, अकबरनामा और दूसरी पुस्तकों को भी चित्रों से सजाने का जो है दायित्व सौंपा गया। जहांगीर के काल में लघु चित्र लोकप्रिय हुए, छोटा चित्र जो है लोकप्रिय हुआ। जहांगीर की रुचि चित्रकला में इतनी गहन और पारखी थी कि वो प्रत्येक चित्रकार को उसकी चित्रकारी शैली से पहचान लेता था। इस तरह से ये चित्रकारी में निपुण था कि अगर कोई चित्रकार जो है कोई चित्र बना देता है तो बता देता था कि ये चित्र, इस चित्र में मतलब कि ये भाग इस चित्रकार ने बनाया है और ये भाग किसी और ने बनाया है। तो इस तरह से ये निपुण था। उस्ताद मंसूर मुराद, बिशनदास और अबुल हसन उसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये जो नाम है इनका जो संबंध है किसके समय से है या किस शासक के मतलब कि दरबार से संबंधित है। तो उस्ताद मंसूर मुराद, बिशनदास और अबुल हसन जो है उसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। किसके? कमेंट करके बताइएगा। अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि मिली। जहांगीर के गद्दी पर आसीन होने का एक चित्र तैयार किया जिसे बाद में तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इसने ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर बनाई थी।
ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर बनाई थी। मंसूर को नादिर उल उस्र की उपाधि मिली। यह प्राकृतिक दृश्यों तथा पशु पक्षियों के चित्र बनाने में निपुण था, इसे महारत हासिल थी। यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में मिस्किन सर्वश्रेष्ठ था। भारतीय रंगों का जैसे मयूरी, नीले और लाल रंग का उपयोग अधिक किए जाने लगा। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी जो है अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। मुगल चित्रकला के केंद्र में यह चलन था कि एक ही चित्र में लोगों की आकृतियों के विभिन्न अवयवों का जो है चित्रण अलग अलग चित्रकार करते थे। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में अलग अलग चित्रकारों के योगदान की जो है पहचान कर सकता है। अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकला का जो है समावेश किया। उनके प्रभाव के अधीन चित्र में दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा दर्शाने के सिद्धांत को जो है अपनाया गया। चित्रकला की परंपरा शाहजहां के शासनकाल में भी जारी रही। चित्रकला में औरंगजेब की रुचि के अभाव के कारण दरबार के कलाकार देश के विभिन्न भागों में जो है बिखर गए, ठीक है, और इससे राजस्थान और पंजाब के पहाड़ी राज्यों में चित्रकारी के विकास में सहायता मिली। राजस्थान शैली की चित्रकारी में पश्चिम भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण चित्रकारी की मुगल शैलियों के साथ किया गया और इस प्रकार इस शैली की चित्रकारी में शिकार के दृश्यों के अतिरिक्त राधा कृष्णा की प्रेम लीला जैसे विषयों में 12 मासा और रागों के चित्रण को भी स्थान दिया गया। भाषा और साहित्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अकबर के शासन काल तक फारसी के ज्ञान का इतना प्रचलन था कि अब राजस्व के दस्तावेज फारसी के साथ साथ स्थानीय भाषा यानी हिंदवी में भी रखने की जो है आवश्यकता समाप्त हो गई। अकबर के शासन काल में फारसी कविता और गद्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए थे। देखिए, अबुल फजल जो है एक महान विद्वान शैलीकार और इतिहासकार था। उसका भाई फैजी उस युग का प्रमुख कवि था। वह अकबर के अनुवाद विभाग में भी कार्यरत था। महाभारत का अनुवाद उसी के निरीक्षण में किया गया था। देखिए, राजकवि और शासक याद रखिएगा। अकबर के राजकवि थे मुल्ला गजाली मसदरी, जहांगीर के तालिब अमूली, शाहजहां के राजकवि थे अबू तामिल कलीम और शाहजहां के कादिसी, ठीक है। देखिए, उतबी और नजीरी दो अन्य प्रमुख फारसी कवि थे। फारसी साहित्य के विकास में हिंदुओं ने भी जो हिंदू थे इन्होंने भी अपना योगदान दिया था। मुगल कालीन साहित्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जो बंदायूनी है, बंदायूनी इन्होंने रामायण को जो है मतलब कि फारसी भाषा में इसको लिखा था। इसके बाद राजा टोडरमल जो है भगवत गीता को फारसी में लिखे थे। दारासी को फारसी भाषा में योग वशिष्ठ का जो है रचना किए। अथर्ववेद इसके लेखक का नाम है सरहिंदी, ये फारसी भाषा में लिखे थे। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी फारसी भाषा में पंचतंत्र यानी कालीला एवं दिमना को लिखे। फैजी जो है ये भी फारसी भाषा में लीलावती की रचना किए थे, गणित की ये पुस्तक है। और कालिया दमन अयार और दानिश ये भी फारसी भाषा में अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। देखिए, 52 उपनिषद यानी सिर और अकबर ये फारसी भाषा में दारासिको के द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा यानी आईने अकबरी ये भी फारसी भाषा में अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। बाबरनामा फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा जो है लिखा गया है। हुमायूंनामा फारसी भाषा में गुलबदन बेगम ने लिखा है। तुजुके ए बाबरी तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा, ये स्वयं की इसकी जो है बाबर की स्वयं की आत्मकथा है। तुजके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है, फारसी भाषा में जहांगीर मोतमिद खा और मोहम्मद हादी के द्वारा लिखा गया है। और मुंतखब उल तवारिक ये भी फारसी भाषा में लिखा गया है। अब्दुल कादिर बंदायूनी इसके रचनाकार हैं। इकबाल नामा ये जहांगीरी ये जो है मोतमिद खा बख्शी के द्वारा जो है फारसी भाषा में लिखा गया है। और मां सीरे जहांगीरी फारसी भाषा में ख्वाजा कामगार के द्वारा लिखा गया है। तबकाते अकबरी फारसी भाषा में निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। शाहजहानामा फारसी भाषा में इनायत खां के द्वारा लिखा गया है। नुस्खा ए दिल कुसा भीमसेन फारसी भाषा में जो है लिखे हुए हैं। आलमगीरनामा फारसी भाषा में मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा लिखा गया है।
और मुआसिर आलमगीरी ये जो है साकी मुस्तैद खान के द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया है। फतवा ए आलमगीरी ये जो है शेख निजामुद्दीन अहमद के द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया है। और पातशाहनामा मोहम्मद अमीन के द्वारा फारसी भाषा में जो है इसकी रचना किया गया है। तो एक बार जो है इसको फिर से आप जो है रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इस काल में संस्कृत में महत्वपूर्ण और मौलिक रचनाएं ही नहीं, मतलब कि कह सकते हैं कि जो काल है, यह काल जो है जो काल है किसका, जो मुगलों का काल है, इस काल में संस्कृत में महत्वपूर्ण और मौलिक रचनाएं नहीं की गई तथा कह सकते हैं कि इस काल में लिखी गई संस्कृत पुस्तकों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। क्षेत्रीय भाषाओं के स्वरूप में स्थिरता और परिपक्वता आ गई तथा इस काल में कुछ उत्कृष्ट गीति काव्यों की रचना की गई। क्षेत्रीय भाषाओं में रामायण और महाभारत का जो है अनुवाद किया गया। अकबर के समय से हिंदी कवियों को जो है मुगल दरबार में स्थान दिया जाने लगा। सबसे प्रभावशाली हिंदी कवि तुलसीदास थे, जिनके नायक राम थे। तुलसीदास ने हिंदी की अवधी बोली का जो है प्रयोग किया, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनभाषा के तौर पर प्रचलित है। तुलसी मुख्य रूप से एक मानवतावादी कवि थे, जिन्होंने पारिवारिक आदर्शों का समर्थन किया तथा राम के भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। मोक्ष पाने के लिए राम की जो है भक्ति करना जरूरी बताया। एकनाथ और तुकाराम ने मराठी साहित्य को जो है उसके शिखर पर पहुंचा दिया। किसने? तो एकनाथ और तुकाराम ने। उर्दू का प्रथम काव्य संग्रह दीवान नाम से मोहम्मद कुली ने लिखा। अकबर ने संस्कृत में अलियोनिषद नामक एक छोटा जो है उपनिषद की रचना करवाई। अलियोनिषद। जगन्नाथ पंडित शाहजहां के दरबारी कवि थे। उसने इन्हें जो है महाकवि की उपाधि दी थी। गंगा लहरी याद रखिएगा, रस गंगाधर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गंगा लहरी, रस गंगाधर इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। और सुंदर श्रृंगार के कवि सुंदर को शाहजहां ने महाकवि राय की जो है उपाधि दी थी। इसके बाद संगीत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था। अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था। तानसेन एक ध्रुपद गायक तथा अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र की खोज की। तानसेन को अनेक नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। जहांगीर और शाहजहां के अतिरिक्त कई मुगल शासकों ने भी अकबर के उदाहरण का अनुकरण किया। शाहजहां ध्रुपद गायक था। रूढ़िवादी औरंगजेब के द्वारा संगीत को दफना दिए जाने की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। औरंगजेब ने अपने दरबार से गायन को जो है बंद करवा दिया, संगीत को बंद करवा दिया, लेकिन वाद्य यंत्रों के वादनों को रोक नहीं सका। बादशाह खुद एक कुशल वीणा वादक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। मोहम्मद रिजा खां को उत्तरी भारत में आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है। मोहम्मद रिजा खां को उत्तरी भारत में आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है, याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मराठों का जो उदय है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, ये चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, उसके वहां पे जो है पीडीएफ के रिगार्डिंग में जो अपडेट है उसको वहां पे अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।